हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम लोग पढ़ रहे थे जीओसी, ठीक है। जीओसी में हमने काफ़ी कुछ कवर अप किया है। हाइब्रिडेशन से लेकर के हम लोगों ने सारे इफेक्ट कवर अप किए, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजिडेंस, इस टाइप के सारे इफेक्ट हम लोगों ने देख लिए। आज का हमारा टॉपिक है एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। इसमें जैसे भी क्या क्या किस पे डिपेंड करती है, क्या है एसिड्स, ये सब हम लोग देखेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर हो, समझ में आए और जिससे आप क्वेश्चंस को आसानी से अटैम्प्ट कर सको, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ से। मैं इसको बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगी। होप सो आपको ये अच्छा लगे और आपके सारे क्वेश्चंस जो भी है वो सॉल्व हो जाए। ओके, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो जनरली जैसा कि आप सब देख रहे हैं, एसिड्स और बेसिस हमारे पास 3 तरह की होती है। जनरली हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है डिस्कस करते हैं, या फिर इन केमिस्ट्री जनरली हम लोग जो है 3 तरह के एसिड्स को डिस्कस करते हैं। एक होती है आर्हेनियस एसिड एंड बेसिस, दूसरा होता है ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेसिस, एंड थर्ड वन इज़ लुईस एसिड एंड बेसिस। जनरली हम लोग कहीं भी देखो एरो पे आपको लिखा रहेगा लुईस एसिड, AlCl3, BF3, इस तरह के आप लोगों को देखने को मिलता है। तो वो सारे क्या है, वो सारे हो गए लुईस एसिड, ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके सारे के डेफिनेशंस बताती हूँ। आर्हेनियस एसिड्स वो होते हैं जो H+ रिलीज़ करते हैं या H+ देते हैं, ठीक है। किस में? तो वाटर में, ठीक है, वाटर में। और इसको जो H+ अगर वाटर में वो H+ दे रहे हैं तो उसे हम बोल देते हैं एसिड्स, ठीक है। और अगर वाटर में ही ये OH- दे रहे हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं बेस, ठीक है। ये हमारा जनरल थ्योरी ऑफ आर्हेनियस एसिड्स के बारे में हो गया, ठीक है। और वही अगर हम ब्रॉन्स्टेड एसिड्स में और बेसिस में आते हैं तो इसका कहना ये है कि जो H+ मतलब जो प्रोटोन, जो भी स्पीसीज प्रोटोन को लूज़ करते हैं वो होते हैं एसिड, और जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करते हैं वो होते हैं बेस, ठीक है। प्रोटोन का मतलब होता है H+, क्या होता है H+। तो जो ये एक्सेप्ट करते हैं वो होते हैं बेस, ठीक है। और यही H+ जो डोनेट करते हैं या लूज़ करते हैं, ठीक है, या लूज़ करते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग एसिड, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग क्या? एसिड, ठीक है। अब लुईस एसिड और बेसिस क्या है? लुईस एसिड का मतलब है कि जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हो वो कहलाते हैं एसिड, और जो लोन पेयर को डोनेट करता हो वो हो जाते हैं बेस, ठीक है। ये 3 अलग अलग हमारे पास थ्योरी है, ठीक है। बस बात सेम ही है, एक्सेप्ट और डोनेट का। जो कुछ भी एक्सेप्ट करता हो, इन दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी है, दोनों में एक्सेप्ट करने वाली बात है। बस यहाँ पे एक प्रोटोन है और यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है। इसे तो हम अच्छे से याद कर सकते हैं। रही बात आर्हेनियस एसिड्स की, तो यहाँ पे आर्हेनियस एसिड्स में बस आपको कुछ नहीं देखना है, बस हमेशा ये बात याद रखनी है कि अगर हमारे पास वाटर है और वाटर में आप किसी भी और स्पीसीज़ को अगर आप डिसोसिएट करते हो, अगर वो H+ दे रहा है वाटर में, ठीक है, तो वो हमारा आर्हेनियस एसिड कहलाता है। मतलब उसको हम लोग आर्हेनियस एसिड बोल सकते हैं, है ना। वो आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और अगर आप ब्रॉन्स्टेड एसिड्स और बेसिस में आते हो तो वहाँ पे ये जनरली हर किसी के पास अप्लाई होता है, क्योंकि ये क्या, इसको मतलब नहीं कि मीडियम वाटर है या कोई अदर सॉल्वेंट है, ठीक है। बस इससे मतलब है कि जो भी स्पीसीज है वो H+ को मतलब प्रोटोन को लूज़ करना चाहिए, या तो वो एसिड हो जाएगा और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस हो जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात। और थर्ड वन लुईस को क्या है, लुईस एसिड और बेसिस को क्या है, इसको बस लोन पेयर देने का काम होना चाहिए। एक लोन पेयर देने वाला हो और एक लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाला हो। लोन पेयर एक्सेप्ट करने का मतलब यहाँ पर कि ये जो है लोन पेयर एक्सेप्ट, ये कहीं भी एक्सेप्ट कर सकता है। ये वैकेंट, अगर इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल भी रहा, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्ट करने के लिए कुछ तो खाली चाहिए ना, है कि नहीं। कुछ तो खाली चाहिए इसको एक्सेप्ट करने के लिए, और डोनेट करने के लिए इसको कुछ मतलब, जैसे कि आप एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो, NH3 के पास लोन पेयर है ना, लोन पेयर है और लोन पेयर डोनेट हो सकती है ईजी से, है कि नहीं। चलो,
तो यहाँ एक्सेप्ट, ये देखो ये p ऑर्बिटल है, p या d ऑर्बिटल खाली होनी चाहिए, लेगा कहाँ लेगा, कोई वैकेंट तो चाहिए ना। तो इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो जैसे कि BF3 हो गया, जैसे कि AlCl3 हो गया, है ना। ये जनरली हम लोग काफ़ी देखते हैं, BF3 AlCl3 जनरली हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया लुईस एसिड और लुईस बेसिस इन सब में क्या डिफरेंस है। तो हमें जनरली एसिडिक कैरेक्टर में हमें जनरली काम होती है, मैं बोल सकती हूँ इस ब्रोंस्टेड एसिड और बेसिस, इसी का काम है। और हमें इसकी थ्योरी हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। इसकी थ्योरी आप देख रहे हो, इसकी थ्योरी यही है कि जो H+ एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस है, और जो H+ यू मतलब प्रोटोन लूज़ या डोनेट कर रहा है उसको हम लोग एसिड बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया अच्छे से। चलिए अब हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और एसिड स्ट्रेंथ की ओर चलते हैं, ठीक है। तो चलिए जिससे हमारा काम है हम उसको देखते हैं। सबसे पहले ब्रोंस्टेड एसिड्स, ठीक है, जो हमारा काफ़ी हेल्प करेंगे हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने में, ठीक है। जैसे कि अब मैं एग्जांपल शुरू करती हूँ। एग्जांपल आपके पास HCl का है, ठीक है, HCl और वाटर जो हमें एक रिवर्सिबल रिएक्शन में चलता है, और मैं ये जो है ये हमें देता है H3O+ और Cl-, ठीक है। ये हमें रिएक्शन है और इस रिएक्शन के दौरान हमें ये कुछ ऐसा मिलता है, ठीक है। अब जो हम लोग बात कर रहे थे ब्रोंस्टेड एसिड्स क्या होता है, जो लूज़ करते हैं प्रोटोन को वो हमारे एसिड होते हैं, जो गेन करते हैं प्रोटोन को वो हमारे क्या होते हैं, बेस। यही तो है हमारा फंडा, है ना, यही चीज़ हम लोग जानते हैं। तो यहाँ देखो, अब यहाँ में ये डिटरमाइन करना है कौन गेन कर रहा है और कौन क्या कर रहा है, ठीक है, कौन लूज़ कर रहा है। अगर मैं ये बोलूँ H+ और Cl- है तो ये इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, H+ और Cl-, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास यहाँ लोन पेयर है, तो ये अब ये लोन पेयर है और ये हमारे पास हाइड्रोजन है यहाँ पे, और इसको जब हम लोग वाटर में डिसोसिएट करेंगे तो ये हमारे मतलब H+ और Cl- हमें दिख रहा है यहाँ पे ऐसे ही रिएक्शन होंगे, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस H+ को अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये एक्सेप्ट करेगा इसका लोन पेयर, जिसकी वजह से हमें H3O+ मिल रहा है ना, हाइड्रोनियम आयन जिसको हम लोग बोलते हैं। और उसके बदले में क्योंकि अब ये H+ को ले लिया, हाइड्रोनियम आयन बचा क्या, Cl बचा, तो हमारे पास Cl यहाँ पे मिल गया हमें। इस तरह से रिएक्शन कुछ हुई है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही हूँ क्योंकि ये HCl है ना, HCl ने H+ को लूज़ किया, अपने से अलग किया ना Cl से अपने H को, तो यहाँ पे लूज़ किया, तो इसे हम लोग बोल दिए एसिड, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और इसने क्या किया, इसके H+ को मतलब जो लूज़ किया ना, इस लूज़ किए हुए H+ को किसने एक्सेप्ट किया, ऑक्सीजन ने, मतलब वाटर ने, ठीक है, वाटर ने। अब वाटर के कौन से भाग ने किया, वो ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये हमारा जो वाटर है ये हमारा एक्ट कर रहा है बेस की तरह, ठीक है, बेस की तरह। और इसी के रेस्पेक्ट में क्योंकि ये H+ रिलीज़ कर रहा है तो इसके एक्सेप्ट में जो Cl बना है इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। और ये जो बेस है इसके रेस्पेक्ट में क्योंकि बेस के साथ मिल करके हमें H3O+ बना है तो ये हमें बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। समझ में आया, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, एसिड और बेस क्या होती है, पहले इतना क्लियर हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। तो देखो, तो हमारा जो मेन काम है ना वो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ में हमारा काम इस एसिड से है और इस कॉन्जुगेट बेस से है, बस इन दोनों से हमारा काम है। और दूसरी तरफ अगर हम क्योंकि हम देख रहे हैं जो रिएक्शन हो रही है वो HCl इस तरफ हो रही है, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, राइट डायरेक्शन में हो रही है। अगर हम इसके रिवर्स में देखें, रिवर्स में भी सेम रिएक्शन हो रही है, पता है कैसे, बताती हूँ। देखो ये हमारा H3O+ है, तो ये हमारा कुछ इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है ना, और ये Cl। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो ये H+ लूज़ कर रहा है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, आपको याद रखना है इसी रेस्पेक्ट में। पर मैं आपको एज एग्जांपल दे रही हूँ कि इधर भी प्रूफ कर रही हूँ कि दोनों तरफ एक ही टाइप का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो ये जो H+ है ये क्या कर रहा है, ये जो Cl है, Cl- है और ये H+ है, न्यूट्रल होना है अपने कंपाउंड को, तो ये H+ को एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है इसीलिए बेस है, ठीक है, ये बेस है, ठीक है। और ये बेस हो जाएगा और बेस बन के क्या हो जाएगा, HCl बन जाएगा। तो ये HCl के टर्म में अगर मैं कहूँ तो ये HCl जो है ये कॉन्जुगेट इसके टर्म में एसिड हो गया, ठीक है। बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है, चलो ठीक है, इससे भी हटा देता है। अगर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, जो समझ पाऊँगा समझ लेना, नहीं तो नॉर्मल हमें बस एक ही थ्योरी याद रखनी है। तो और देखो ये और जो ये वाटर है, ठीक है, ये हमारा
HP ये लूज़ कर रहा है, सॉरी फिर से मैं बता रही हूँ, ये लूज़ कर रहा है ना H+, इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट करने मतलब ये लूज़ कर रहा है H+, और ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये हमारा हो गया क्या, लूज़ करना मतलब एसिड, और देखो ये कॉन्जुगेट एसिड भी है ना, एसिड, और ये क्या है Cl हमारा बेसिकली एक्सेप्ट कर रहा है। तो बस मैं ये बता रही हूँ कि कोई डरने वाली बात नहीं है। हम लोग जानते हैं जो HCl है वो एसिड है, और इसके रेस्पेक्ट में जो भी हमारा जो एनायन बनेगा जिसको कोई माइनस चार्ज होंगे वो हमारे बेस का इस एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस है। समझ में आ गया? बस हमें इतना ही याद रखना है। ओके, ये सब भी भूल जाओ, बस इतना ही याद रखना है कि जो एसिड है, एसिड का जो एनायन बन रहा है वो हमारा कॉन्जुगेट बेस होगा इस एसिड का। ये नहीं कि इस एसिड का नहीं, जिससे वो टूटा है, जिसका वो फैमिली था, जिससे वो फैमिली बिछड़ गया, लेकिन फिर भी उसका फैमिली तो रहेगा ना। बोले ना ये उसका बेटा है, ठीक है ना। तो बस वैसे ये इसका बेटा है, किसका, HCl का बेटा Cl- है, जिसको हम लोग कॉन्जुगेट बेस बोल रहे हैं। बस इतना ही बात है, समझ में आ गया? क्योंकि ये लूज़ कर रहा है, ठीक है, ये लूज़ कर रहा है अपने भाई बहनों को, है, ठीक है, समझ में आ गई? चलो ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आना भी चाहिए। तो यहाँ तक समझ में आ गई। और हाँ, मैं यहाँ पे एक और बात आपको बताने वाली ये थी कि एक बात अभी सब पॉइंट कितना भी कर लो, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसकी जो कॉन्जुगेट बेस है वो उतनी ही वीक होती है, ठीक है, वो उतनी ही वीक होती है। समझ में आ गया? एसिड तो पहले H और Cl मिलकर बहुत खुश थे, अब बेचारे H को छोड़, इसने किसी वजह से वो चला गया इसको छोड़ करके, अब बेचारा अकेला ही बचा, तो ये वीक हो गया, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका जो बेस बन रहा है, जो कॉन्जुगेट बेस है, वो वीक होता है नेचर में, ठीक है, समझ में आ गई बात? अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। हमारे जो एसिडिक नेचर होती है ना हाइड्रोजन आइटम की, जैसे कि आप मान के चलो ये कोई A है जिससे अटैच है हाइड्रोजन, ठीक है, उसको हम लोगों ने जिसे किसी भी तरीके से डिजोल्व वगैरह डिसोशिएट वगैरह सब करवा दिया, ठीक है। हमारा जो बन रहा है वो Ha- बन रहा है, H तो हमारा लूज़ हो गया। यहाँ पे कोई बेस आया, कोई स्ट्रॉन्ग ऐसा आया जो इसको लेके चला गया अपना, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या, ये H+ यहाँ से निकल रहा है, याद रखना, या H+ निकल रहा है, और H+ निकल रहा है तो ऐसा नहीं है कि ये बॉन्ड को लेके निकला है, ये बस निकल गया है, बॉन्ड को दे के निकला है ये। तो इसके वजह से यहाँ पर A के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, समझ में आ गया? चलो, तो ये हमारा जो है, ये तो हमारा एसिड हो गया, है ना, और ये हमारा कॉन्जुगेट बेस। तो सारा खेलना इस कॉन्जुगेट बेस का ही है। हमने कहा था ना कि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उतना ही वीक इसकी कॉन्जुगेट बेस होती है, ठीक है। तो अगर हम कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, इसकी स्टेबिलिटी को अगर हम इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, कुछ और ग्रुप वगैरह अटैच वगैरह का कुछ भी करके इसके एसिडिटी को, जो इसके स्टेबिलिटी को हम लोग इंक्रीज़ करते हैं, जब हम इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे तो जितनी ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी उतना ही डबल प्रोसेस से ये जो एसिडिक करेक्टर है इसका, जो ये एसिड है ये और ज़्यादा से इसकी जो एसिडिक नेचर है वो और ज़्यादा रिवील करेगी। मान के चलो ये 10⁻, मान के चलो मैं एग्जांपल लेती हूँ, 10⁻7 के स्पीड से ये इस H+ को ले रहा था कोई भी बेस, ठीक है। यहाँ से A और H के बीच में जो संबंध था, मतलब जो बॉन्ड थी वो 10+7 के स्पीड से यहाँ की जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जा रही है, ठीक है। जो भी लेना देना जो भी है वो ब्रेक हो करके ये बन गई। अब मैं इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा रही हूँ, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा रही हूँ। जब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा रही हूँ तो ऑटोमेटिक है इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, है ना। तो अब क्या हो रहा है, ये जो बॉन्ड टूट रहा था पहले जो इतना में, वो अब हमारा इसके स्पीड से टूट रहा है और रेट इसकी बढ़ गई। इसकी स्पीड जो है, बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे जो है कुछ ऐसा टर्म कंडीशन आया जिसकी वजह से यहाँ की जो एसिड है वो और अच्छे से टूटने लगी। तो टूटने वाला ये एसिड तो हम लोग को जो H+ है ये तो डिटरमाइन करता है ना, ये इसी को तो हम लोग डिटरमाइन करते हैं, है ना। तो जिसके वजह से क्या हम लोग बोलते हैं कि जितनी स्टेबिलिटी इसकी बढ़ाएंगे उतनी ही एसिडिक नेचर जो है हाइड्रोजन एटम की वो बढ़ जाती है, ठीक है, वो बढ़ जाती है। समझ में आया? तो अब हमें फैसला करना है कि जो एसिडिक नेचर है, जो स्टेबिलिटी है इस A की कॉन्जुगेट बेस की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इसको हम लोग को देखना है। समझ में आई? इसकी जो स्टेबिलिटी है ना, इसकी स्टेबिलिटी जो है कॉन्जुगेट बेस की, वो हम लोग को डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला जो होता है वो हमारा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
निगेटिविटी, दूसरी होती है वो हमारा होता है साइज़, ठीक है। थर्ड वन इज़ रेजोनेंस, रेजोनेंस हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन, या फिर मैं बोल सकती हूँ जितने भी सारे अभी तक हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट, एरोमेटिसिटी, ठीक है, एरोमेटिसिटी, और थर्ड वन साइज़, ये हाँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, किस टाइप के ग्रुप हाइड्रोजन के साथ अटैच है, उनका नेचर क्या है, इन सब पे ये जो स्टेबिलिटी है कॉन्जुगेट बेस की, ये 3 फैक्टर है हमारे पास, ये 3 फैक्टर 4 फैक्टर, इस 4 फैक्टर के ऊपर सारी हाइड्रोजन की जितनी भी हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी जो भी कहो वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं, ठीक है। साइज़ का मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ करेगा वैसे वैसे इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करेगी, है ना। चलो हम लोग देखते हैं कि कैसे। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ, यहाँ पे इससे मतलब है हाइब्रिडाइजेशन से। इसीलिए मैंने आपको यहाँ आने से पहले मैंने आपको सारे के सारे, जहाँ तक ये जितने भी कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो 1, 3 ये सब हमने पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने पढ़ चुका है, अच्छे से डिस्कस भी किया है, ठीक है। तो इसीलिए होप सो आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हुए हैं, आप वहाँ पे जा करके वीडियो को देख सकते हो डिटेल में, ठीक है। अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, फटाफट करते हैं ताकि समझ में जल्दी से आ जाए। तो एग्जाम्पल से जाने से पहले हम लोग यहाँ पे एसिडिक हाइड्राइड्स के एसिडिक नेचर के बारे में पहले देखते हैं, ठीक है। क्या होता है, जैसे हमारा कार्बन की फैमिली है, नाइट्रोजन की फैमिली है, ऑक्सीजन की फैमिली है, और ये हैलाइड्स की फैमिली मतलब फ्लोरीन की फैमिली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है एकदम से जैसे कि हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है ना, यही तो जानते हैं। जब ये यहाँ से यहाँ जाती है तो क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ठीक है। तो जिसके वजह से इसकी जो एसिडिक नेचर है ना, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड, लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना इंक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से जो हमारा एसिडिक नेचर है इसकी हाइड्राइड्स की लेफ़्ट टू राइट वो इंक्रीज़ करती है, ठीक है। और वैसे ही अगर हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब जब हम लोग ग्रुप में देखते हैं अप से डाउन, तो यहाँ पे जो हमारी होती है ना एसिडिक नेचर ये भी इंक्रीज़ करती है, पर यहाँ पे जो फैक्टर डोमिनेंट होता है वो होता है साइज़ होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर डोमिनेंट होती है, ठीक है। समझ में आ रही बात। जब भी आपके पास हाइड्राइड हो तो वहाँ पे ये ट्रेंड फॉलो होती है, दोनों तरफ ही इंक्रीज़ होती है, बस इतना दिमाग में रखना, दोनों तरफ इंक्रीज़ होती है। एक तरफ जब हम लोग नॉर्मल हम लोग जानते हैं, जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, फ्लोरीन को दिमाग में रखना। और जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो वो हमारा जो होती है क्या होता है, साइज़ बढ़ता है, ठीक है। साइज़ बढ़ने की वजह से एसिडिक नेचर भी बढ़ता है। अब देखते हैं कैसे। देखो मैं इन सबको रब कर रही हूँ। देखो क्या होता है कि अगर मैं एग्जांपल लेके इन सब का चलती हूँ, आप यहाँ से जितने भी है ना एक एक हाइड्रोजन को निकाल दो, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3, सॉरी यहाँ CH4 है, CH3 माइनस, ठीक है, ये CH4 था यहाँ पे, CH3 माइनस। और जब यहाँ से एक H निकालते हैं, एक H प्लस, तो हमें मिलती है ये NH2 माइनस। और जब ये यहाँ से निकलती है तो हमें मिलता है, एक H को निकालते हैं तो हमें OH माइनस मिलते हैं। और यहाँ से फ्लोरीन एक H निकालेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगी क्या, F माइनस, फ्लोराइड आयन, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि जब हम लोग यहाँ से यहाँ बढ़ रहे हैं तो देखो, अब देखो क्योंकि हाइड्रोजन के कार्बन हम लोग ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये देखेंगे, और आप देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ जो, अब देखो ये सारे के सारे नेगेटिव चार्ज आ गए है ना, कॉन्जुगेट बेस बन गए हैं। जब हम लोग H निकालते हैं तो कॉन्जुगेट बेस में क्या होती है, जैसे हम कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे वैसे ही हमारा एसिडिक नेचर जो हाइड्रोजन का होगा, जिससे भी रिलेटेड होगा हाइड्रोजन, उसकी जो एसिडिक कैरेक्टर है वो बढ़ जाएगी, है ना। तो बस वैसे ही है। तो यहाँ देखो ये क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन, इसके वजह से इन सब का फिर इस एज़ कम्पेयर टू कार्बन जो है सबसे लोएस्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जानते हैं लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हम लोग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। इसी के वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर सबसे ज़्यादा
इसका है, इसीलिए एसिडिक नेचर जो होगी सबसे ज़्यादा इसकी होती है, F- की। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो, अब अगर हम लोग साइज़ की तरफ चलते हैं, ठीक है, मैं इसे हटा दे रही हूँ। हाँ, अगर हम लोग साइज़ की तरफ जा रहे हैं, हाइड्रोजन ये फ्लोरीन वगैरह की मैं बात करती हूँ, यहाँ पे HCl थी या HBr और HI, जब हम लोग इधर से इधर जाते हैं यहाँ पे एसिडिक नेचर इंक्रीज़ कर रही है। साइज़ देखो, पहले हाइड्रोजन इतना था, फ्लोरीन भी इतना था, फिर हाइड्रोजन इतना रहा, फिर उसके बाद क्लोरीन इतना थोड़ा सा और बड़ा हो गया, हाइड्रोजन इतना ही रहा, पर अब ब्रोमीन है वो थोड़ा सा इतना हो गया, हाइड्रोजन इतना ही रहा, पर अब जो ये है आयोडीन है वो इतना बड़ा हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे साइज़ है, और साइज़ जो होती है, देखो ये दोनों अगर सेम है, सेम रहता है, सेम कैरेक्टर रहता है, सेम, तो इसमें इंटरेक्शन अच्छे से होगा, अच्छे से ओवरलैप बनेगा, अच्छे से बॉन्डिंग होगी, सब कुछ बहुत अच्छे से होगी। पर यहाँ पे देखो, जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो यहाँ पे देखो साइज़ का काफ़ी डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, जिसके वजह से क्या होती है, ये देखो काफ़ी डिफरेंस है, जिसकी वजह से एक देखो जो हमारी एक होती है चार्ज डेंसिटी, एक होती है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी, वो इज इक्वल्स टू क्या होती है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम होती है ना। चार्ज देखो, क्योंकि अगर हम इन सब से H निकाल देंगे तो सबके ऊपर -1 ही तो चार्ज होगा, है ना, एनायन जो बनेगा। तो क्या हो रहा है कि चार्ज तो सेम हो रही है एनायन की, पर जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वॉल्यूम मतलब साइज़ अगर ये बढ़ेगी तो ये जो चार्ज डेंसिटी है वो डिक्रीज़ करेगी, है ना। जब चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ करेगी, जब इन दोनों के बीच में मान के चलो बॉन्ड है इन सब के बीच में, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्ज है और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम होगी, क्यों, क्योंकि इसकी जो वॉल्यूम है, इसकी जो साइज़ है वो ज़्यादा है, जिसके वजह से इन दोनों का रिलेशन, हाँ, तो क्या होगा कि ये जो है ये जो वॉल्यूम है ये बड़ा है, जिसकी वजह से चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, तो ये H को जो है आसानी होगी ना निकलने में, है कि नहीं, आसानी होगी ना। देखो ये देखो, अगर आप यहाँ पे बहुत सारा चार्ज डेंसिटी है, बहुत ज़्यादा, इसकी भी कुछ चार्ज है ये दोनों में, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होगा कि ये इसको जाने के लिए नहीं देगा, ये इसको होल्ड करके रखेगा, है ना, ये इसको होल्ड करके रखना चाहेगा, ये इसको जाने के लिए नहीं देगा। पर जैसे ही चार्ज, अब देखो क्योंकि इन दोनों में काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन हो रहा है, काफ़ी अच्छा, तो ये क्यों जाने के लिए देगा, जिसके पास अच्छा बॉन्डिंग होता है वो कभी किसी को जाने के लिए देता है, वो चाहता है मेरे पास ही रहे, है ना। तो बस वैसे ही, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों में बहुत अच्छे से इंटरेक्शन हो रही है, तो इसको लूज़ करना नहीं चाहेगा, पर इन दोनों में ज़्यादा कोई इंटरेक्शन है ही नहीं, तो वो उस रूम में, वो ये इस रूम में, अब बहुत लंबी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लॉन्ग डिस्टेंस ये फ्रेंडशिप है, तो यहाँ पे देखो जिसकी वजह से टूट जाती है कभी ना कभी, बहुत सालों में एक बार बात करें तो, है ना, थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है, जो भी है। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्योंकि बड़ा है और ये छोटा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो H है वो आसानी से निकल जाएगा। और हम लोग क्या देख रहे हैं, एसिडिक नेचर में जो जितना अच्छे से और जो जितना ईजी वे से H+ को रिलीज़ करेगा, वो जो हमारा है उसकी नेचर जो है वो ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करेगा, उसकी जो कॉन्जुगेट बेस है ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, है ना। ये तो देख रहे हैं ना, वो एसिडिक नेचर ज़्यादा, हम लोग क्या देख रहे हैं, H+, है ना, प्रोटोन देख रहे हैं, H+, जितना ज़्यादा प्रोटोन रिलीज़ होगी हम लोगों को उतना अच्छा, मतलब उसके हिसाब से हमें सब कुछ, उसकी एसिडिक नेचर वगैरह वो हमें ज़्यादा दिखेगी, है ना। चलो ठीक है, समझ में आ गई बात क्या हो रही है यहाँ पे। तो ये थी हमारी एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ जिसमें कि आपको समझ में आ जाएगी क्या मैं कहना चाह रही हूँ। कुछ नहीं, बस मैं फिर से यहाँ पे बता देती हूँ, कुछ नहीं देखना है, बस आपको इतना समझना है कि जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं हाइड्राइड की केस में, हाइड्रोजन जब डायरेक्टली अटैच है किसी एटम से, यहाँ जैसे कि कार्बन से अटैच है हाइड्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन से अटैच है, यहाँ ऑक्सीजन से अटैच है, यहाँ पे फ्लोरीन से अटैच है, ठीक है। जब ये इस तरह के कंपाउंड अगर आपके पास हैं तो वहाँ पे जो एसिडिक नेचर है हाइड्राइड्स की, वो सारे के सारे इंक्रीज़ करते हैं दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलो ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए ये है आपके सामने क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस है जिसको कि आपको, जैसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, इनमें से कौन सा जो सबसे ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड है, कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करेगा, ठीक है। तो चलिए पहला ये क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे हमारा sp2 है ना, ये हमारा sp है, ठीक है। और ये देखो अगर इन सब के हाइड्रोजन को मैंने निकाल दिया, ये निगेटिव, इसके भी हाइड्रोजन को निकाल दिया, ये निगेटिव, सबसे पहला काम हम लोग को यही करना है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन था इसको भी मैंने निकाल लिया, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो भी मैंने निकाल दिया और ये है निगेटिव,
ठीक है, सारा निगेटिव हो गया। अब निगेटिव के अकॉर्डिंग हमें देखना है कौन सबसे ज़्यादा किसकी, ये सारे कॉन्जुगेट बेस बन गई। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो है किसकी स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा हमारा एसिडिक नेचर। तो ये हमारा sp2 है, ये भी sp है। ये अब ये इन दोनों में देखो क्या है, ये है 2 2 4 2 6, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ देखो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये देखो ये 6 पाई है, ये है एरोमेटिक, है ना, एरोमेटिक। मैंने पढ़ाया है इस चीज़ को आपको अच्छे से। और जो ये 4 पाई है ये है एंटी एरोमेटिक, है ना, एंटी एरोमेटिक। तो देखो अब इससे तो पता चल गया। और मैंने कहा है कि जब भी हम लोग एरोमेटिक देखते हैं तो एरोमेटिक में सबसे ज़्यादा, मतलब जब भी एंटी एरोमेटिक ये सब होती है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, फिर नॉन एरोमेटिक होती है, उसके बाद फिर एंटी एरोमेटिक होती है स्टेबल। तो आप यहाँ पे देखो, अब इन दोनों में से आप कंपेयर कर सकते हो ना, ये एंटी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, तो आपको एरोमेटिक जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगी। अब यहाँ पे देखो, जब भी हम लोग, ये हमारे पास ये यहाँ पे क्या है, sp2 और sp है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिव का कॉन्सेप्ट आ रहा है। पर अगर आप देखो ये भी स्टेबिलिटी कर रही है, स्टेबल कर रही है, नो डाउट। पर आप देखो कि जब हम लोग के पास एरोमेटिक कंपाउंड है तो इससे ज़्यादा स्टेबल और कौन क्या कर सकता है। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है एरोमेटिक कंपाउंड की। कुछ भी कहीं भी अगर कुछ भी है आपके पास ना, सबसे पहले देखो क्या वो एरोमेटिक है। अगर वो एरोमेटिक है तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मोस्ट स्टेबल कंपाउंड जो होते हैं वो सारे एरोमेटिक होते हैं, ठीक है। जब हमारे पास यहाँ पे एरोमेटिक है तो हम और किसी को क्यों देखें, है ना। तो बस इसका जो आंसर है ये हमारा हो जाएगा सी। इसका आंसर है सी, ठीक है। मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, देखो ये इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। जब इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है तो ये इसकी जो एसिडिक नेचर है हाइड्रोजन की वो ज़्यादा हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो ठीक है, अब दूसरा हम लोग देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड, मतलब इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंडिकेटिंग जो हमारा है ना HA HB HC, इन सब की हम लोग का एसिडिक नेचर निकालनी है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखो कुछ नहीं करना है। अब चलो निगेटिव हटा देते हैं करना, ठीक है। आप बस नॉर्मली देखो, ये देखो ये हमारा sp3 है, ये हमारा कार्बन sp3 है। मैंने बताया हाइब्रिडेशन कैसे देखना है, ठीक है। ये sp3 है, ये sp2 है और ये sp है, ठीक है। अब इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो एसिडिक नेचर होगी हाइड्रोजन की वो किसकी होगी, इसकी होगी। इसका जो ये है सीक्वेंस है वो हमारा HC HB और HA रहेगा। कैसे, क्योंकि इसकी जो है sp की सबसे ज़्यादा परसेंटेज s करेक्टर होती है sp में, है ना। सबसे ज़्यादा परसेंटेज s करेक्टर होगी sp में, तो इसकी जो कंट्रीब्यूशन है जब आप इसको निकालोगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और नेगेटिव चार्ज की जो होल्ड करने की कैपेसिटी होती है वो s करेक्टर ज़्यादा शो करती है। जिसमें जितना परसेंटेज s करेक्टर हो या s करेक्टर होगा वो ज़्यादा मतलब क्या, वो ज़्यादा स्टेबल होगी, है ना। वो और अच्छे से इलेक्ट्रॉन को ये होल्ड करके रखेगी, नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रखेगी। इसके वजह से क्या होगा, हमारी जो sp में सबसे ज़्यादा परसेंटेज s करेक्टर होता है, इसके वजह से इसकी जो एसिडिक नेचर है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। जब भी हमारे पास हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो वहाँ पे हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या sp2 sp3 इस तरह के हैं। तो सबसे पहले हम लोग को टिक करना है sp को, क्योंकि इसमें परसेंटेज करेक्टर वो ज़्यादा होती है इसके वजह से, ठीक है। वो अब देखो, अब ये क्वेश्चन करते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है, ये तो दिख रहा है आपको, हम लोग देख तो सकते हैं क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। ये रेजोनेंस हो रही है, ये रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस हो रही है। तो जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा, जितना ज़्यादा, देखो एरोमेटिसिटी के बाद एरोमेटिक कंपाउंड हम क्या देखते हैं, रेजोनेंस देखते हैं ना, इसकी स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे कोई एरोमेटिक है नहीं, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है। तो जितना ज़्यादा रेजोनेंस होता है उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी उसकी बढ़ती है, ठीक है। तो बस, तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस किस में हो रहा है, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। तो आप देख लो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस जो होती है वो हमारे C में है। तो इसका भी जो हमारा हो जाएगा सीक्वेंस वो हो जाएगा C HC HB और HA। फिर वैसे ही आप इस क्वेश्चंस में आओ तो जब इसके H को आप निकालोगे सारे के सारे, ठीक है, ये सारे के सारे जब H निकलेंगे सारे के सारे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे ना, यहाँ सारे के सारे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। तो आप देखो यहाँ पे जो छोटा रिंग होता है, मैं ये सब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले कॉन्सेप्ट बताई हूँ कि जो सबसे छोटा रिंग होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसमें एस करेक्टर ज़्यादा होती है, जिसके वजह से ये जो है हमारे स्टेबिलिटी को वो हेल्प करता है इंक्रीज़ करने में, ठीक है, परसेंटेज एस करेक्टर वगैरह। तो देखो, तो यहाँ पे सबसे छोटा रिंग कौन सा है, थर्ड मेंबर रिंग है ना, थर्ड मेंबर रिंग है। तो बस ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा हमारा,
ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा तो इसकी भी सीक्वेंस हो जाएगी HC, फिर होगी HB, उसके बाद फिर होगी HA। समझ में आ गया। मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन इसी के आधार पे एक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, जिसमें कि आप इसको कोशिश करना पहले बनाने की, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखना। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन हम एक और क्वेश्चन करते हैं जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। तो यहाँ पे ये हमारा ABC है, ठीक है, ये A, ये B और C, इसमें आपको करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर बतानी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि देखो इन सब में क्या होगा, हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है। ठीक है, इन सब के हाइड्रोजन को जब मैंने निकाल दिया तो हमारे पास क्या बचा, ये निगेटिव बचा, ये निगेटिव बच रहा है और ये निगेटिव बच रहा है। अब देखो आप यहाँ पे क्या क्या लगा सकते हो, क्या कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग सकता है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट लग सकता है। ठीक है, यहाँ पे एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट लग रहा है। देखो अगर आप इसके पाई इलेक्ट्रॉन को ये करो काउंट करो तो ये 2 2 4 2 6 6 पाई, ये 6 पाई है। जब आप इसको करोगे 2 2 4 मतलब 4 पाई, और जब इसको करोगे तो ये भी 6 पाई है। हाँ 6 पाई है। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चला जो हमारा B है ना वो सबसे कम स्टेबल है, सबसे कम स्टेबल है। ये हमें पता क्यों, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है ना, 4 पाई वाले एंटी एरोमेटिक होते हैं। अब ये 6 पाई, ये भी 6 पाई है। ठीक है, तो अब ये दोनों में हम लोग को पता करना है कि सबसे ज़्यादा कौन होगा हमारा ये एसिडिक। ठीक है, सिंपल एकदम। तो देखो हम लोग अब कोई स्टूडेंट ये भी बोलेगा कि नहीं भाई ये जो है ये या तो रेजोनेंस भी हो रहा है, पर हमें रेजोनेंस नहीं देखना है जहाँ, क्योंकि ये वाला जो है ना कैरेक्टर, ये जो है रेजोनेंस या फिर ये जो मैंने आपको स्टेबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है, एरोमेटिक, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट, फिर इंडक्टिव इफेक्ट में जा करके यहाँ पे पहले डिस्टेंस, नंबर और पावर देखना है ना। ये हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है इस चीज़ को पूरे अच्छे से। तो जब यहाँ पर एरोमेटिक हो सकती है तो हम रेजोनेंस के ऊपर क्यों जाएं, है ना, स्टेबिलिटी की बात करनी है ना हमें। तो बस तो ये हमारा जो रेजोनेंस एरोमेटिक है हमें पहले वो देखना है। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ 6 पाई है, ये भी 6 पाई। अब इन दोनों में डिसाइड कैसे किया जाए कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। निगेटिव चार्ज को स्टेबल करवाना है ना, तो देखो ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, निगेटिव चार्ज तो है, एरोमेटिक हो गया। अब देखो क्या है, ये देखो ये वाले ग्रुप CF3 वाले ग्रुप आप देखो अच्छे से, ये देखो ये CF3 वाले ग्रुप और यहाँ CH3 वाले ग्रुप, ये CF3, ये CF3, ये CF3, ये CF3, यहाँ पे देखो CH3, है ना। ये ग्रुप का दोनों तो सिस्टम सेम है, पर यहाँ ग्रुप जो है वो दो अलग अलग ग्रुप है, एक CF3 है और यहाँ CH3 है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब हमारा जो CF3 है ये हमारा -I लगाता है, ठीक है, और जो CH3 है ये +I इफेक्ट लगाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, -I, देखो यहाँ सब जगह -I लग रहा है, सब जगह यहाँ पे +I लग रहा है। तो निगेटिव चार्ज है, और निगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबल कौन करेगा, निगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबल करेगा वो होगा -I इफेक्ट वाले। ये हम लोगों ने डिस्कस किया है इंडक्टिव इफेक्ट में। आप वहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये मैं कैसे क्या कर रहा है, तो मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, रेजोनेंस के दे दूँगी, सारे के इफेक्ट के मैं दे दूँगी, जिसमें कि आप अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप वहाँ से देख सकते हो वीडियो। ठीक है, चलो तो ये जो है निगेटिव चार्ज को सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करता है CF3, ठीक है, क्योंकि ये -I इफेक्ट शो कर रहा है। और सबसे देखो यहाँ निगेटिव चार्ज है पर इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला यहाँ पर है, एक तो निगेटिव चार्ज है ऊपर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो डिस्टेबलाइज कर रहा है ना निगेटिव को, इस कार्बन एटम को। ठीक है, जिसकी वजह से आप इन दोनों जब डिसाइड करेंगे, जो सबसे ज़्यादा निगेटिव चार्ज को स्टेबल करता है वो ज़्यादा एसिडिक होगा, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, है ना। तो बस जिसकी वजह से हमारा इन दोनों में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लिए, तो हमारा ऑर्डर हो जाएगा सबसे ज़्यादा A, फिर C, उसके बाद B, क्योंकि B सबसे ज़्यादा एंटी एरोमेटिक है, वो हाईली अनस्टेबल है। समझ में आ गई ये बात, चलो गुड, होप सो अच्छे से समझ में आ रहा हो। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है, और ये आपका होमवर्क है। आप इस क्वेश्चन को बना लो अच्छे से, और ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन है मैं उसको आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगी कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, तो चलो होप सो आज आपको ये क्लास समझ में आया हो,
और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो फर्दर वीडियोज़ आए वो आप तक पहुँच सके। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।